विजयी भव क्लासेस, निश्चित सफलता के लिए। तो अपन पढ़ेंगे आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी, एपीसी। अपन पीछे भी आया था, इसका नाम उल्लेख हुआ था। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो अपन देख लेते हैं। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी हैज बीन पब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑन आयुर्वेदा, सिंगल ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन। दोनों चीजों पर ये क्या है, मानक जो है पब्लिश करती है, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइजेशन जो है, सिंगल ड्रग हो चाहे योग हो जिसमें बहुत सारी ड्रग्स हो, along with the आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी। अब ये टर्म याद रखना, फॉर्मूलरी का मतलब क्या है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन दैट इज फार्मूला एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे मतलब दवाई बनाना, स्टैंडर्ड तरीका क्या है ना। तो एपीसी जो है एक कमेटी है जो कि सिंगल ड्रग और जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उनको बनाने की विधि, कैसा वो फॉर्मुलेशन होगा, इन सब चीजों को लेकर के मानक निर्धारित करते हैं और उसी के तहत फिर दवाइयां निर्मित होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच हैज प्राइमरी मैंडेट टू डेवलप फार्माकोपिया स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग और फॉर्मुलेशंस यूज्ड इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी सिस्टम ऑफ इंडिया। अब आपको ये डेट याद रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप एपीसी मतलब आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी इन 1962, जब भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था इसी साल, 1962, है ना। और कहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, है ना। तो गाजियाबाद में 1962 में इसकी स्थापना की एपीसी की। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें जो रिलेटेड है उसको ध्यान में फंक्शन क्या है एपीसी का, टू प्रिपेयर द ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस एंड फार्माकोपिया, फार्मूलरी और फार्माकोपिया डेवलप करना, एंड फार्मास्यूटिकल कोडेक्स ऑफ सिंगल ड्रग एंड कंपाउंड फॉर्मुलेशन। अब इसका क्या है, टाइम टू टाइम पब्लिकेशन होते रहते हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सारी ड्रग्स का निकलता रहता है। टू ले डाउन टेस्टिंग प्रोटोकॉल एंड मेथोडोलॉजीज फॉर आइडेंटिफिकेशन क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। अब कैसे आपको पता चलेगा कि भाई ये ड्रग शुद्ध है, तो इन्होंने उसके जैसे रॉ ड्रग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्वालिटी उसमें क्या होना चाहिए, अपन पढ़े होंगे तुम लोग, एस वैल्यू, एल्कोहल वैल्यू, जब क्या कहते हैं भेषज पढ़ा होगा आप लोग, पीएच वैल्यू, सारा चीज वहां पर आपको देखा जाता है एक स्टैंडर्ड तरीके से, और उसी के अनुसार उसकी जांच की जाती है ना कि ड्रग जो है वो उसमें प्योरिटी है कि नहीं। टू प्रोवाइड ऑल अदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, डोजेस फॉर्म, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। कि भैया कैसे बनाना है, उसका डोज क्या रखेंगे, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल रूट से देंगे, कहाँ से देंगे, किस अनुपान के साथ देंगे, ये सारा चीज। संक्षेप में अगर आपको एपीआई को समझना हो, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को, तो देखिए इसकी कुछ पब्लिकेशंस हैं फेमस है। पार्ट फर्स्ट ऑफ एपीआई जो होता है ये सिंगल ड्रग को सिर्फ इसमें सम्मिलित किया गया है। सिंगल ड्रग मतलब जैसे आजकल देखो ना कि अश्वगंधा, शतावरी, वृक्ष, इस टाइप का शल्यकी जो आपको मिलते हैं मार्केट में, तो उन्होंने सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन या सिंगल ड्रग के रूप में, जैसे आपके पाउडर या टैबलेट फॉर्म में जैसे भी आए, तो उसमें 1 से 9 तक वॉल्यूम है जो कि सिंगल ड्रग से रिलेटेड। फर्स्ट वॉल्यूम 1986 में एंड 9th वॉल्यूम इसका जो आता है 2016 में। याद रखना, अपन ने देखा 1 से 9 वॉल्यूम, ठीक है ना, एडिशन या वॉल्यूम जो भी मान के चलो। तो पहला वॉल्यूम 1986 में और इसका 2016 में 9th वॉल्यूम आया। मतलब 86 से लेकर 2016, 10 वर्षों के अंतराल में, 20 वर्षों के अंतराल बोले तो 30 साल, है ना, 30 साल के अंतराल में 9 वॉल्यूम्स किया। अच्छा बोलिए, टोटल 645 मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ मतलब मेडिसिन का जो होता है ना, मोनोग्राफ का कंफ्यूज मत होना, मेडिसिन के बारे में 645 मेडिसिन के बारे में उसको मतलब इंक्लूड किया गया। तो मोटा मोटा इंफॉर्मेशन है कि पार्ट फर्स्ट ऑफ एपीआई 9 वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम
1986 में आता है, लास्ट वॉल्यूम 2016 में 645 मोनोग्राफ इंक्लूडेड। सेकेंड एपीआई का जो पब्लिकेशन हुआ, अब ये किसके लिए आया है? कंपाउंड फॉर्मुलेशन के लिए। सिंगल वाला नहीं है, सिंगल वाला हो गया फर्स्ट में। कंपाउंड में है कि जिसमें बहुत सारी मेडिसिन अपन यूज करते हैं, जैसे मान लो चित्रकादि बटी, बहुत सारे उसमें घटक है ना। तो इसमें 1 से 3 तक वॉल्यूम पब्लिश हुए हैं, 2007, 2008, 2010। पहला 2007 में, दूसरा 2008 में, तीसरा 2010 है ना। 1 2 3 152 मोनोग्राफ, मतलब योग जो मेडिसिन के हैं वो इसमें सम्मिलित है। फर्स्ट वाले में 645, इसमें 152। एपीआई का सेकेंड एडिशन निकला, इसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मेडिसिन आती है। तो 2003 में इसका पार्ट 1 निकलता है, जिसमें 444 444 फार्मूला है, योग है। पार्ट 2 2000 में आता है, जिसमें 191 फार्मुलेशंस हैं। और पार्ट 3 बाइलिंगुअल लिखा है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना, बुक अवेलेबल है। ये 2011 में निकलता है और 985 फार्मुलेशन इसमें इंक्लूडेड है। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। एपीआई फर्स्ट एडिशन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 में क्या क्या है, पार्ट 2 में क्या क्या है, कितने फॉर्मुलेशन है, ये आप याद रखिए, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ एपीसी एज पर एनुअल रिपोर्ट 2015-16 पीसीआईएमएनएच। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी कंप्राइजेस ऑफ 15 to 20 एक्सपर्ट फ्रॉम आयुर्वेदा। तो इसमें क्या है, आयुर्वेद के मूर्धन्य विद्वान जो एक्सपर्ट है 15 से 20 इनको इकट्ठा किया गया, गुरु बना लो किताब, है ना। इसके चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर प्रकाश एल हेगड़े, याद रखिएगा। एपीसी के जो चेयरमैन डॉक्टर प्रकाश एल हेगड़े। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है टीकेडीएल, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। कहानी इसकी कुछ यूं है कि आप लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेजों ने या विदेश में हमारे बासमती को पेटेंट करवा लिए थे, नीम को पेटेंट करवा लिए थे, सब कुछ। एक दौर था चोरी का, है ना। तो फिर हमारे यहाँ की सरकार की नींद खुली, बोले भाई यार अपन तो नीम सदियों से यूज कर रहे हैं, हल्दी तो बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, कैसा अमेरिका वाला बोल सकता है कि नहीं ये हमने खो जाए। और फिर शुरुआत होती है टीकेडीएल, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसके नाम से डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या, जैसे आयुर्वेद क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज। तो सरकार ने बस ये किया है कि जितनी भी संहिताएं ग्रंथ थे सबको उन्होंने इकट्ठा करा और सबका ट्रांसलेशन 5 भाषाओं में कर दिया। तो 5 भाषाएं क्या क्या देखेंगे आके, इंग्लिश है, जापानी है, सब ये फ्रेंच लैंग्वेज है। उन 5 भाषाओं में इसका अनुवाद करा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो आज के समय में अगर कोई पेटेंट जाता है, और साथ ही साथ उन्होंने जो दुनिया के बड़े बड़े पेटेंट हाउस है उनके साथ उन्होंने समझौता करा, जैसे यूरोप का कोई पेटेंट हाउस है, अमेरिका का कोई पेटेंट जो पेटेंट देते हैं, है ना। तो उनसे हमने कोलैब करवाया, मतलब समझौता किया कि भैया अगर आप कहीं कोई पेटेंट मांगने के लिए आए, तुम हमारा जो टीकेडीएल एक बार सर्च कर लेना कि हम तो यूज नहीं कर रहे हैं, तभी उसको पेटेंट दें, ठीक है ना। ऐसा ही वाइस वर्सा मतलब हमारे यहाँ भी कोई आएगा तो हम भी उनका देखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे उनके बहुत सारे पेटेंट कैंसिल हुए, क्योंकि हमारे सदियों से यूज होता रहा। तो ऐसे थोड़ी ना हमको बुड़बक बना दोगे, मूर्ख बना दोगे तो, है ना। तो ये एक अच्छी पहल है। तो मेन इसका क्या रोल है कि जो है ना, बायो पायरेसी को रोकना, ट्रेडिशनल नॉलेज की पायरेसी या बायो पायरेसी को रोकना, जैविक चोरी को रोकना। बायो पायरेसी ना, कि तुम कहते हो भैया नीम हमारा है, हल्दी हमारा है, बासमती हमारा है, हमारे पूर्वज तो हजारों हजारों साल से यूज करते रहे, मतलब वैसे थे क्या। और लिटरेचर है अपने पास, है ना? ऐसा भी नहीं कि हम हवा हवा में बात कर रहे हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद चलिए, तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक पारंपरिक ज्ञान का एक भारतीय डिजिटल ज्ञान कोश, कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी है, मतलब अच्छी लग रहा है ना, रिपोजिटरी है, ज्ञान कोश का मतलब रिपोजिटरी है।
खास तौर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त औषधीय वनस्पति और योगों के बारे में। अब आजकल तो इसमें योगा को भी सम्मिलित कर दिया गया है, हम पढ़ेंगे आगे, है ना। इतिहास क्या है, अब आपको सब कुछ पता है कि स्थापना दिवस तो आपको याद रखना ही है। तो सन 2001 में होती है टीकेडीएल की शुरुआत, है ना। बायोपायरेसी और अनैतिक बायो प्रोस्पेक्टिंग का मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब भारत सरकार ने, कहानी इसका इतिहास बताया जा रहा है, 1990 के दशक के अंत में यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएसपीटीओ संक्षेप में बोलते हैं, के द्वारा प्रदान किए गए हल्दी और बासमती चावल और यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ईपीओ शॉर्ट में बोलते हैं कि मतलब नीम का तो भैया यूरोपियन लोगों ने करवा लिया, अंग्रेजों का पेट नहीं भरा, दुनिया भर का सोना चांदी लूट ले गए हमारे यहाँ से, है कि नहीं। बोले नीम भी अपनी ही है। पेटेंटों को सफलतापूर्वक निरस्त या सीमित किया गया, ठीक है ना। तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक बात बताऊं, इसके मतलब नहीं लिखा है लेकिन सही जानकारी है कि ये जो विभीषण अपने घर में ही होता है। ये जो अमेरिका में पेटेंट ये सब करवाए हैं ना, हल्दी और ये बासमती का, अपने इंडियन है कोई था, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो उसी ने याद खोजा था। अब इन औरों को कहाँ से पता चले, अब वो बोले कि अब अपने वाले लोग जाके वहाँ पढ़ाई लिखाई किए, बोले पेटेंट करवा लेते हैं, है ना। कर दिया, लेकिन उनको मिला बाद में जब ये क्लेम हुआ कि भैया अपना है तो तुमने रस्ता, ऐसा अब नहीं, है ना। संस्कृत के श्लोकों को की ट्रेडिशनल नॉलेज रिसोर्स क्लासिफिकेशन TKRC याद रखना, ये सब तो कभी पूछ ले किससे संबंधित है, की सहायता से प्रतिलिपि करना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करना, ताकि किसी भी पेटेंट परीक्षक के लिए दुनिया में कहीं भी आसानी से समझा जा सके, सिंप्लीफाई कर। इसी कारण संपूर्ण साहित्य को ध्यान रखना, 5 भाषा, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज। चाइनीज को यार करना चाहिए था, पता नहीं क्या चाइनीज को भुला दिए थे। मैंडरिन बोलते हैं चाइना की भाषा, क्या बोलते हैं, मैंडरिन, बहुत क्लिष्ट है। तो दुनिया की 5 भाषाओं में अनुवाद कराया गया, याद रखिएगा, अंग्रेजी है, जर्मनी है, फ्रेंच है, हिंदी उर्दी नहीं है, लगा देवनागरी, स्पेनिश और जापानी। 2006 में जैसे ही डेटाबेस का कार्य पूरा हुआ, पूरा अपने ट्रांसलेशन करवा दिया, भारत सरकार ने गैर प्रकटीकरण शर्त, मतलब इसको नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज कहते हैं, पर अंतरराष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों को लाइब्रेरी तक पहुंचने की अनुमति दी। उन्होंने एक्सेस दे दिया कि भैया जब भी कोई आए तो देख लो हमारा, है ना। जो पेटेंट परीक्षकों पेटेंट अनुप्रयोगों का मूल्यांकन करने और पारंपरिक ज्ञान के को नए आविष्कार के रूप में पेटेंट करने के प्रयासों से रोकने की अनुमति देता है। तो मतलब ये आप देख लो, अगर हमारे रिपोजिटरी में इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, तभी आप ओके करना, नहीं तो नहीं करना, है ना। फिर है कंट्रीब्यूशन जो है इसके टीकेडीएल के कुछ महत्वपूर्ण, जैसे अपन बात कर रहे थे कि जैविक चोरी को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ बायोपायरेसी, TKDL actively prevent the granting of unwarranted, ध्यान रखिए, unwarranted patents on traditional remedies। तो भैया आज कोई अगर क्लेम करे ट्रेडिशनल मेडिसिन का, कोई हल्दी नीम जो भी मतलब अपन यूज करते हैं, तो उसका आप ऐसे चोरी नहीं कर सकते हो, आप पेटेंट नहीं करवा सकते। पेटेंट करवाने के बड़े फायदे होते हैं, लोगों को उसका रॉयल्टी मिलता है सालों साल, कोई भी चीज पेटेंट करवा, है ना। तो आप पेटेंट ऐसे नहीं करवा सकते हो। तो याद रखिएगा, टर्मिनेट नीम बाय प्रोवाइडिंग पेटेंट एग्जामिनर विद द डॉक्यूमेंट प्रायर आर्ट। जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे ना, पूरा उनका जांच होगा दुनिया भर के रिपोजिटरी में, और वो जब पाया जाएगा कि भैया कहीं नहीं है, तो फिर आपको पेटेंट, ठीक है ना। जैसे मान के चलो तुमने कोई एक्स मेडिसिन खोजी और तुम क्लेम कर रहे हो नई दवाई है, बड़े अच्छा काम करती है, और पेटेंट करवाने के लिए तुमने किया, पूरा प्रोसेस होता है, उसमें ड्यू प्रोसेस होती है, और वहां तुम्हारी बकायदा जांच की जाएगी। ऐसा नहीं तुम गए ठप्पा मार के दे दिए, बोले जाओ तुम्हारा, ऐसा नहीं होता, इसकी बकायदा स्क्रूटनी होती है, जांच। और आजकल चूंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे हमारा इंफॉर्मेशन बाहर के लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं,
तो हम क्या है पूरा स्टडी करेंगे और फिर जब कुछ नहीं मिलेगा कि हाँ भाई इसका मौलिक है, नया खोज है, तो फिर ओके करेंगे। ऐसा नहीं कि आंख मुझे ठप्पा मार के दे दी बोले जाओ आज से पेटेंट हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट पेटेंट रिवोकेशंस, अब देखो 2000 एज ऑफ ईयर 2026 देख रहे हो 375 पेटेंट एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड हैव बीन रिफ्यूज्ड। 375 दुनिया भर के पेटेंट मना किए गए कि भैया आप गलत तरीके से फाइल कर, विड्रॉन और अमेंडेड बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम द टीकेडी। देख रहे हो 375 दवाई का पेटेंट करवा लेते हैं। अभी तो आया था ना कि जो अपन प्राणायाम करते हैं तो अमेरिका वाला कौन था बोली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कुछ नाम ऐसा करके दे दिया था, बोली ये नया पेटेंट करवा लेते हैं। ऐसे लोग, हाँ। चलिए, क्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज रिसोर्स क्लासिफिकेशन, टीकेआरसी याद रखिएगा, टीकेडीएल से संबंधित है। द लाइब्रेरी डेवलप अ यूनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम टीकेआरसी कंपेटिबल विद द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, जो कि इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। मेकिंग, अब याद रखिए 5.2 लाख फॉर्मुलेशन इजिली सर्चेबल फॉर पेटेंट एग्जाम। अब लगभग 5.2 लाख, देख रहे हो 5.2 लाख, मतलब 5.5 या 5.25 लाख के आसपास प्लस लिखा हुआ, मतलब ज्यादा होगा, योग आपको उपलब्ध हैं। कहाँ पे? टीकेडीएल में सारी जानकारी उसके बारे में है ना। तो ये है लैंग्वेज एंड फॉर्मेट बैरियर मिटिगेशन है, जैसे किसी को दिक्कत होती है कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, हमको ये नहीं आती, 5 भाषा में कर दिए इसके। इट हैज नॉलेज फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, संस्कृत, हिंदी, तमिल, उर्दू इत्यादि इत्यादि, इनटू 5 इंटर, जो भी भाषा में लिटरेचर था, संस्कृत में था, हिंदी में था, तमिल था, सब का उनने इन 5 भाषाओं में अनुवाद कर दिया। कौन सी है? फिर से जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। 5 भाषा याद रखिएगा, कहीं पूछा जाए कौन सी भाषा में है कि नहीं है। टीकेआरसी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल बेंचमार्क, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज अ मॉडल फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरनेशनल नॉलेज, सेटिंग ए स्टैंडर्ड फॉर अदर। ग्लोबल बेंचमार्क तो होगा ही सही। डेटा कंटेंट जो है, डेटाबेस कंटेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन ऑन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्ता। आप किन किन चीजों में इंक्लूड किया गया देख रहे हैं? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्ता, योगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए 18 पेटेंट ऑफिस दुनिया भर के, जो भी अलग अलग देशों के अलग अलग ऑफिस है, जैसे यूएसपीटीओ है, ईपीओ करके पेटेंट ऑफिस अपन ने देखा था। तो ऐसे ही 18 दुनिया भर के जो है ना पेटेंट ऑफिस के साथ उन्होंने एग्रीमेंट, समझौता करा है, इंक्लूडिंग द यूएस, यूके एंड यूरोपियन पेटेंट ऑफिस हैव एक्सेस टू द डेटाबेस वाया नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। उनके साथ उन्होंने बना लिया, भैया तुम्हारे यहाँ तो हमारा देखो, हमारे यहाँ कोई पेटेंट करवाएगा तो तुम्हारा भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने एग्रीमेंट करा हुआ है। फिर कुछ फैक्ट्स हैं। अभी तक आप देखिए जो डेटा अपने पास उपलब्ध है, लगभग 80,000 फॉर्मुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 80,000 फॉर्मुलेशन जो है आयुर्वेदा के आपको मिल जाएंगे टीकेडीएल में, ठीक है। 80,000 फॉर्मुलेशन और 1 लाख लगभग यूनानी के, मतलब यूनानी के ज्यादा, मैं सोच रहा आयुर्वेद के ज्यादा होंगे, यूनानी के ज्यादा 10 लाख। 1 लाख, एक शून्य ज्यादा बढ़ गया है, तुम्हें सुधार लेना, 1 लाख ही 10 लाख। और 12,000 जो है सिद्धा के। 2009 तक ये का आंकड़ा है ये। 80,000 आयुर्वेद के, 1 लाख यूनानी के, 12,000 सिद्धा के योग आपको वहां पर मिलेंगे 2009 तक का। फिर अभी देखिए क्या है, रिसेंटली 1500 यौगिक पोस्चर, जब कहानी बता रहे थे ना कि भैया एक ने प्राणायाम को करवा लिया था, तो योगा वाले भी जागृत हुए, भाई ये भी हो जाएगा क्या हमारा, मतलब पता आसन ही लोगों ने पेटेंट करवा लिया। तो 1500 यौगिक पोस्चर आसन जो होते हैं उनका भी पेटेंट करवाया जाता है। नहीं तो चोर है भाई, कुछ भी कर लेंगे, क्या करोगे तो। अब फार्मेको विजिलेंस है ना? तो विजिलेंस मतलब ये देख रेख करने वाला है कि भैया
अब आपको पता ही होगा विजिलेंस का क्या काम होता है ना, ये देख रेख करेंगे भाई कहाँ पर लोग जहरीली दवाई बेच रहे हैं, कहाँ पे अच्छी दवाई बेच रहे हैं, कहाँ लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज। तो इसमें बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट भी अपने को पता चलेंगे, है ना। चलिए, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोविजिलेंस। अकॉर्डिंग टू WHO, फार्माकोविजिलेंस का जो डेफिनेशन दिया गया आप देख लीजिए, द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, याद रखिएगा, खोजना, असेसमेंट मतलब आकलन करना, अंडरस्टैंडिंग मतलब बोध या समझना, एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट। खोजना, उसका असेसमेंट करना, उसको समझना, और एडवर्स इफेक्ट को प्रिवेंट करना प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, समझ रहे हो ना। वाइल क्लिनिकल ट्रायल प्रोवाइड इनिशियल सेफ्टी डेटा, देखो कोई भी दवाई आती है मार्केट में, उसको आने में कम से कम 10 साल कम से कम समय लगता है। अब कोविड का समय अलग था कि 6 महीने में दवाई निकल आई, इमरजेंसी अप्रूवल, लेकिन पूरी ड्यू प्रोसेस अगर फॉलो की जाती है तो लगभग 10 साल कम से कम लगेगा। और 10 साल के बाद भी दवाई के नुकसान होते हैं, पोस्ट मार्केटिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। ये पता चला किसी दवाई का असर 5 साल बाद दिख रहा है, 10 साल बाद दिख रहा है, अब उसको कौन रिपोर्ट करेगा? उसको रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी डॉक्टर्स, जो हेल्थ प्रोफेशनल है, उनकी। तो उनने लिखा और पता चला भाई साहब उसको तो एडवर्स इफेक्ट हो गया, तो फिर उसकी रिपोर्टिंग होती प्रॉपर चैनल्स, है ना, तब लोगों को पता चलेगा भाई इसका नुकसान ये हो सकता है। याद रखिएगा, ऐसा होता है। while clinical trial provide initial safety data, they often involve a limited number of participants। अब उसमें गिनती के ही रहते हैं, 500, 1000, 2000, 5000, इतना सैंपल साइज नहीं रहता उनका, है ना। PV monitor मतलब फार्माकोविजिलेंस मॉनिटर्स द ड्रग परफॉर्मेंस इन द रियल वर्ल्ड अक्रॉस द डाइवर्स पॉपुलेशन। अब याद रखो, देखो हम मान के चलो कोई अंग्रेज ने, कोई यूरोपियन ने दवाई बनाई, उसने अपने यहाँ भैया जो भी 1500 के सैंपल उसने करके टेस्ट करके उसने किया। अब वही दवाई अभी इंडियन बिकने आ गई, इंडिया उसका असर ही नहीं हो रहा है, तो कुछ ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, है ना। तो वही उन्होंने लिखा है कि जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग पॉपुलेशन एथनिसिटी पर उसका असर भी अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि जीन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। इसीलिए कभी आप देखोगे इंडिया में ही अगर देखोगे तो कुछ एरिया है जहाँ पर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बहुत इफेक्टिव, ठीक है ना, कहीं पर तुम्हारी दूसरे जो टाइप की एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तुम्हारी इफेक्टिव होगी, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की दवाई इफेक्टिव होगी, ठीक है ना। तो वही बात उन्होंने बताया कि छोटी से सैंपल साइज तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि नहीं सबके लिए फायदा करेगी। कोविड की दवाई बनी कितनों को नुकसान नहीं किया होगा, अपने पास हालांकि डेटा उसका नहीं है, बट सुनने में तो आता है, क्या कहोगे, है ना। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द फार्माकोविजिलेंस, पहला तो ये है क्यों महत्वपूर्ण है, पेशेंट सेफ्टी के, क्योंकि जैसे आप लोगों ने एक अल्मा अटा डिक्लेरेशन पढ़ा होगा, एक और डिक्लेरेशन होता है न्यूरेमबर्ग एक डिक्लेरेशन होता है ना। तो ऐसे करके जब क्लिनिकल ट्रायल में एक टर्म बहुत अच्छे से इजाद मतलब यूज किया जाता है, प्रोबोनो पब्लिकोनो एंड फर्स्ट डू नो हार्म। फर्स्ट डू नो हार्म का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर कोई भी दवाई दे, ये सुनिश्चित करके दे उसको फायदा अगर नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि तुम दवाई देके छोड़ दिए, बेचारा लग गई लंका, है ना। तो इसीलिए पेशेंट सेफ्टी को प्रायोरिटी दे दी जाती है, मतलब जस्टिस, रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी फॉर द पेशेंट, है ना। The primary goal is to minimize risk and maximize the benefits of the medicine, है ना।
तो अपन को क्या है कि रिस्क को मिनिमाइज करने का प्रयास करना चाहिए और लाभ को मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा हो, कम से कम हानि। सिग्नल डिटेक्शन है ना, ये एक टर्म होता है, जब आप फार्माकोविजिलेंस पढ़ोगे तो सिग्नल डिटेक्शन करके एक टर्म होता है ना। सिग्नल डिटेक्शन का मतलब है आइडेंटिफाइंग प्रीवियसली अननोन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। पहले जो मतलब अननोन ड्रग रिएक्शन को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो कोई दवाई है जिसका आज तक किसी ने वो एडवर्स इफेक्ट उन्होंने पता ही नहीं, मान लो किसी को बोले कि यार इसका तो बोन मैरो सप्रेशन हो, आज तक कहीं पर रिपोर्टेड ही नहीं, आपने उसको दवाई दिया और हो गया, मान जांच में निकल गया, एक नई इवेंट है, समझ रहे हो ना, तो आपके लिए नई चीज सिग्नल डिटेक्शन और चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ नोन रिएक्शन, या नोन रिएक्शन से मान के चलो कि अपने को पता चला कि यार 100 पेशेंट में एक आदमी को ये दवाई खिलाने से उल्टी हो, ये फ्रीक्वेंसी अपने को पता है 100 में एक को हो सकता है, पर तुमको पता चला आगे चल के नहीं भाई ये तो गलत डेटा है, 100 में 10 को भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज, समझ रहे हो ना। तो ऐसा rational use of the medicine, encouraging the safe and effective use of drugs by providing updated safety information to healthcare professional। यही बात है कि जब अपने पास या सही इंफॉर्मेशन रहेगी कि फला दवाई है, इसके ये नुकसान हो सकते हैं, आपको कैसे यूज करना है नहीं करना है, तो आपको प्रैक्टिस में काफी फायदा होगा। रेगुलेटरी एक्शन है, हेल्पिंग अथॉरिटीज मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग ड्रग लेबलिंग रिस्ट्रिक्शन विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट। कई बार सुनाई देता है ना कि भैया मार्केट में दवाई अब नहीं बिकेगी, दुनिया भर के देशों में बिक रही, अपनी आज भी धड़ल्ले से धमाकेदार तरीके से बिक रही है, बहुत से ऐसी दवाइयां, पेन किलर और बहुत सी दवाइयां, तो भैया तो समझते हैं कि हम लोग गिनी पिग हैं, बहुत से जगहों में बहुत सी दवाइयां बैंड है, अब लिस्ट उठा देना है, लंबी चौड़ी निकलेगी, और दवाइयां लोग मजे से एकदम यूज कर रहे हैं। तो या तो हम लोगों का गुर्दा और क्या बोलते हैं किडनी लीवर मजबूत है ना, या तो हम लोग गिनी पिग समझ के रखे हैं, तो भाई चल रहा है खेल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, फार्माकोविजिलेंस इन आयुर्वेद अपने लिए महत्वपूर्ण है। दैट इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन। आज भी लोग बोलते हैं यार आयुर्वेद में नुकसान नहीं करती, नालायकों की नहीं पता ऐसा करेगी नुकसान तो उसको कोई एंटीडोट भी नहीं मिलेगा हमारे लिए, है ना। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर इनहेरेंटली सेफ बता रहे हैं ना, एंड फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट। वाह, इन आयुर्वेद दिस इज एड्रेस थ्रू द कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा फार्माकोविजिलेंस। तो अब वो समय आ गया है कि लोग कहते हैं भैया बिना परामर्श के दवाई ना यूज करो कुछ, है ना, लेकिन आज भी जाओगे जो भी ई कॉमर्स वाली चीजें, तुमको सब चीजें मिल रही, उनमें प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, समझ रहे हो, ये बड़ी नालायकी है, सरकार को इस पर बिल्कुल रोक लगाना चाहिए, है ना। तो आएगा वो दिन जैसे जैसे फार्माकोविजिलेंस थोड़ा अपने सेटअप अच्छे से हो जाएगा, नियम बनने में देरी नहीं लगेगी, एक नोटिफिकेशन आया इस बार को निकालना है, या से नोटंकी बंद की जाती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं होगी, है ना। चलो, एएसयू ड्रग्स हो गया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट लाइक चरका संहिता, सुश्रुत संहिता emphasize the importance of the pure herb and the adverse effect of improperly processed mineral शोधन, इसीलिए शोधन संस्कार करवाया जाता है ना। तो रसशास्त्र वाली जो दवाइयां जिसमें विष वाले योग डले हैं, तो उसकी बहुत बुरी हालत होनी है ना, अगर लोगों ने सही तरीके से उसके डोज और चीजों को लेके सही नहीं किया तो बड़ी समस्याएं होती हैं। ASU drugs, the government of India has established a structured program for Ayurveda, Siddha and Unani drugs to monitor safety. सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए, हालांकि ये और भी डीप होना चाहिए सारी चीजों को, ये अभी चीजें हमारे यहाँ डेवलप हो रही हैं, स्टिल बहुत ज्यादा इसमें काम करना बाकी है ना। ड्रग रिएक्शन, अब ये बहुत देखने में आता है कि आपके पास मरीज आएगा बोलेगा साहब हमने 10 साल से दवाई खा रहे बीपी की, और तो ये आयुर्वेद वाली खाने को दिक्कत तो नहीं होगी, डॉक्टर क्या बोलेगा हाँ हाँ खा लो कोई दिक्कत नहीं होगी, आयुर्वेद है काम ऐसे करता रहेगा। उनको नहीं पता भाई दिक्कत होगी, भले 100 में एक हो, 1000 में एक हो, लेकिन अगर एक को किसी को नुकसान कर गया तो दिक्कत है, ठीक है ना।
जब आपके पास कोई डेटा नहीं है, तो प्रामाणिकता नहीं, तो आप कैसे एकदम क्लेम कर सकते हो नहीं भाई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको लेकर के एज अ पेशेंट ऑफन कंबाइन आयुर्वेदिक मेडिसिन विद एलोपैथिक ट्रीटमेंट, फार्माकोविजिलेंस हेल्प इन डॉक्यूमेंटिंग पोटेंशियल हर्बल ड्रग इंटरेक्शन। याद रखना, इसका भी डॉक्यूमेंटेशन जिस दिन प्रॉपर हो जाएगा ना, तो पता चल जाएगा कौन किसको साथ खिलाना है, किसको नहीं देना है ना। क्वालिटी कंट्रोल भी एक इशू रहा है, तो मॉनिटरिंग एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन हेल्प्स आइडेंटिफाई इश्यूज रिलेटेड टू हेवी मेटल कंटेमिनेशन। ये बड़ी मतलब वो है कि जैसे पारद वगैरह हो गया, शोधन अच्छे से नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। एडल्टरेशन मिलावटखोरी है ना। अब पता चला कि अब यहाँ पर क्या है कि गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। अब तुमको भाई 20 ड्रग डालनी है किसी में औषधि, हर्बल तुम पता चला कि दवाई नहीं मिली, कुछ और तुम डाल दिए उसमें, होता है बिल्कुल, यहाँ अंधेर नगरी है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। एडल्ट्रेशन मिलावट ना हो, इनकरेक्ट बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए बाकायदा, कि भैया एक तुम्हारा पूरा यूनिट होना चाहिए जो अच्छी दवाइयों को आइडेंटिफाई करे, भाई यही दवाई, और उसकी फिर फाइनली जो ड्रग प्रिपरेशन होती है वहां पर उसको अच्छे से स्टोर करके रखा जाए, मिलावट ना करें, है ना। द रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, देख लीजिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल बेचारे नहीं मतलब क्लिनिशियन एकेडमिशियन प्ले अ वाइटल रोल इन फार्माकोविजिलेंस इकोसिस्टम। बिना उनके काम ही नहीं चल सकता। क्या हो सकता है, पहले तो रिपोर्टिंग करना है। मान के चलिए आप एक प्रैक्टिशनर हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कोई दवाई की पेशेंट को दिया, उसका कुछ एडीआर निकल के आ रहा है। अब आप रिपोर्ट बताएं तो बताएं किस, डॉक्टर की जिम्मेदारी है ना कि भाई ये दवाई हमने इस्तेमाल की, इस तारीख को की, इस कंपनी की हमने दवाई की, इस मात्रा में हमने यूज किया और इसको ये दिक्कत हुआ, तो आपको अपने हायर अथॉरिटी को सूचित करना पड़ेगा। पहले व्यवस्था नहीं थी, पर ये सेटअप बन है। ये प्रैक्टिशनर जो है अपने ऊपर के जो भी सेंटर होंगे उनको पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सब करके आपको बताना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग करना है तो ये लिखा है कि फाइंडिंग आउट एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म, ध्यान रखना इसका क्या नाम है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म बकायदा रहेगा उसमें। whenever suspected reaction is observed in a patient. Education, training student and junior staff on the importance of observing post marketing safety। अपन बात कर रहे थे ना कि दवा बन गई और फिर 2 4 5 साल बाद पता चला कि उसको नुकसान हो रहा है ना। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट और जूनियर स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके कैसे पता करेंगे। वैलिडेशन है वैधता, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ ट्रू ड्रग रिएक्शन एंड इफेक्ट कॉज बाय इम्प्रॉपर डोसेज, मात्रा, काल एंड संस्कार। तो आपको ये पता करना कि ये ट्रू ड्रग रिएक्शन है कि या फिर मात्रा। पता चला तुमने बोला साहब एक गोली खाओ तो 2 4 गोली गटक गया, टाइम में बोले भैया कि खाली पेट लेना है, वो बोले कि नहीं खाना खा के ले लिए हैं, समझ रहे हो ना। तो इसको आपको देखना है कि क्या उसके दवाई लेने की विधि में कोई दिक्कत हुई है कि एक्चुअल में जो ड्रग रिएक्शन है ना। तो ये हो गया। फिर आया आपका की कंपोनेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस। जो आपका एडीआर फॉर्मेट होता है उसमें ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। व्हेन डॉक्यूमेंटिंग अ केस, फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर अ वैलिड रिपोर्ट। क्या क्या चीज है देख लीजिए। एक तो आइडेंटिफाइबल पेशेंट, आपके पास पेशेंट आए, आपको बकायदा उसका पता होना चाहिए कि भैया किस उम्र का है, किस जेंडर का है, सारा इनिशियल उसका सब कुछ उसका पता होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि पेशेंट का तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई डेटा ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, मरीज आया बोले साहब ये हो गया, भाग गया मरीज। तो ऐसा नहीं, प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। सस्पेक्टेड ड्रग्स, द नेम ऑफ द मेडिसिन एंड डोज, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अभी जो सिरप वाला नहीं चल रहा था आयुर्वेद, सुना होगा कई बच्चों का वो हुआ, कब सिरप वाला चल रहा है ना। तो एक ये भी है, हालांकि आयुर्वेद का नहीं है लेकिन लिखा किसी ने था, ऐसा है तो एलोपैथिक वाला ही है। तो मेडिसिन उसके डोज आपको बतानी पड़ेगी जिस भी सस्पेक्टेड ड्रग्स को रिपोर्ट करना है। एडवर्स इवेंट आपको याद रखना, क्लियर डिस्क्रिप्शन अबाउट द एडवर्स। मान लो किसी दवाई खाई, उसके मुंह पूरा छाला छाला हो गया, पक गया, समझ रहे हो,
किसी ने दवाई का कोई बेहोश हो गया, तो आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि साहब ये उसके साथ हुआ इतने टाइम, पूरा डिटेलिंग के साथ, है ना। और आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर, द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ क्लिनिशियन और फार्मासिस्ट। आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर में क्या आएगा, जो क्लिनिशियन है, जो डॉक्टर है, जो फार्मासिस्ट है, वो, समझ रहे हो ना। मान लो तुम हो कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम क्या कहलाओगे, आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर। आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि भैया ये मरीज है, इसने ये दवाई दी, इसको ये चीजें हो, ठीक है ना। तो जैसे अपन पीछे एक दिन बात कर रहे थे ना प्रीवियस लेक्चर में कहीं पे, कि एक होता है एडवर्स इवेंट और एक होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सीरियस एडवर्स इवेंट भी होता है। तो एडवर्स इवेंट क्या होता है, मान लो कोई, मैंने बताया था एग्जांपल, कोई दवाई आपने खाई और पता चला बाहर निकले, बोले कि यार मेरे तो फीमर हड्डी टूट गई, और तुम सोच रहे नहीं भाई दवाई खाने से हो गया, उसका कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं, समझ रहे हो। तो उसको क्या बोलेंगे, अब तुम गए बात बोले कि दिल्ली रास्ता नाम गए, बोले इसका कोई संबंध नहीं है। और दूसरा होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर जिसको बोलते हैं। उसमें बाकायदा होता है, कुछ ना कुछ आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन उस पर फोकस करना है। चैलेंजर इन द आयुर्वेदिक फार्माकोविजिलेंस, अंडर रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी ना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लोग प्रैक्टिस नहीं करते, बताएंगे नहीं, उनको पता भी चल जाएगा तो सामने वालों को ना बताएंगे, है कि? क्योंकि वो अपने यहाँ आयुर्वेदिक, मतलब दुखद बात है, एक फ्रेटर्निटी वो चीज डेवलप हुई नहीं। एक रेफरल के बारे में भूल जाओ, सबको लगता है कि अपन ही ब्रह्मा है टाइप के, कि हम ही सब कुछ ठीक कर लेंगे। और दूसरा इस टाइप की चीजें आएंगी, बताएंगे, उनको पता भी चल जाएगा ऐसा, तो सामने वालों को ना बताएंगे। तो इसमें धीरे धीरे चेतना आएगी, लोगों में सुधार होगा। A general lack of awareness on the belief that traditional medicine do not cause side, ये तो वो दावा करना ही है ना। स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण जो है, वेरिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिटवीन डिफरेंट, आप यही जानते हो कि एक ही दवाई है, आप मान लो आरोग्य वर्धनी बटी अच्छी कंपनी का लोगे काम करेगा, और वही अगर अच्छा प्रिपरेशन नहीं है तो मिट्टी जैसा वो कुछ काम नहीं करेगा। तो एक ही दवाई के अलग अलग, इसलिए आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, एक जैसा ही प्रिपरेशन सेम प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इसको सरकार को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस, Ayurvedic medicine often contain multiple ingredients, making it difficult to pinpoint the exact causative agent of. मान लो किसी को ADR हो गया, मान लो तुमने किसी पेशेंट को संजीवनी बटी दी फॉर एग्जाम्पल, और उसके शरीर में क्या है कि रैशेस निकल आए। अब संजीवनी बटी में कितने सारे घटक, क्या उसका तुम निकालोगे कि भैया भल्लातक की वजह से हो रहा है कि वत्सनाभ की वजह से हो रहा है कि क्या है उसमें, है ना। तो अगर अपने को एक ड्रग हो, उसका अपने को एक उसका निकल आ सकता है उसका कि मतलब एग्जैक्ट कॉज क्या है, मतलब 10 चीजें 20 चीजें मिलियन समझ ना आएगा तुमको क्या दिक्कत है उसमें। तो ये एक बड़ी दुर्बलता है, हालांकि ये भी ठीक होगा समय के साथ, ऐसा नहीं करना सुना होगा। अब अपन चलते हैं, नेक्स्ट में आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये अपन आज आखिरी एक्ट है, तो इसके बाद अभी छुट्टी दिन होगा, है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एग्जाम का हो गया तुम्हारा सॉर्टेड, एग्जाम होंगे भैया, तैयारी बना के रखा, जब तक वो नहीं आएगा तुम्हारा तब तक किसी का नहीं भैया, मतलब लोग बाग ये उम्मीद ना छोड़ दी एग्जाम नहीं हो, ये आप लोग मान के चलिए एग्जाम हो रही है, उस दृष्टि से तैयारी करो, है ना। ये क्या है, कुछ अब बाहें लोग फैलाने वाले होते रहते हैं। चल, तो इसकी तैयारी करना संडे का ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, चैप्टर ऑफ द एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 जनरली अपन पढ़ते हैं, 1945 वाला। ये एक्ट जो होता है, देखिए, एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर। अब ये पहला में इंट्रोडक्शन है, दूसरे में ड्रग्स एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड सेंटर, ये तुमसे चैप्टर पूछेगा नहीं, अपनी जानकारी के लिए।
ड्रग लैब एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। थर्ड में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एंड मैन्युफैक्चरर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। चैप्टर 4 का ए जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 में कौन सा चैप्टर आयुर्वेदा सिद्ध और यूनानी से रिलेटेड है, तो है चैप्टर 4A। 4A का एक चैप्टर मतलब चैप्टर 5 भी आता है जिसमें मिसलेनियस चीजें दी गई। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 2 शेड्यूल होते हैं, मोटा मोटा आपको याद रखना है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लगभग, है ना, रूल्स एक्ट में 2 शेड्यूल है, लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल में 35 शेड्यूल है। समझ रहे हो ना, अलग अलग है चीजें, एक्ट और रूल अलग है। फिर इसके बाद जो है ये देखिए, यहाँ मेनली इंग्लिश वाली जो भाषा है उसको देखिएगा, है ना, जो इंफोग्राफिक्स है। औषधि औषध एवं प्रसाधन, प्रसाधन का मतलब कॉस्मेटिक का नियम 1940 एवं नियम 1945 4A याद रखना, जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है ना। कभी पूछा जाएगा कौन सा है तो चैप्टर 4A। इसमें संरचना 5 अध्याय 38 सेक्शन, आपको ऐसे याद रखना है। 2 अनुसूची, A से 22 तक शेड्यूल दिए गए हैं, ABCDEFGH ऐसे करके, और 1 से अभी संख्या याद रख लेना कितना लिखा हुआ है, ये पार्ट्स। प्रवेश और परिभाषाएं हैं। सबसे पहले आपको बताया गया कि ड्रग क्या होते हैं, कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, ये सब चीजें। इसमें आप देखिए क्या है, इंग्लिश वाला वर्जन जल्दी देखिएगा। एएसयू औषधियां थर्ड में बताया कि कौन सी होती है एएसयू औषधियां, आयुर्वेद सिद्ध यूनानी। थर्ड AA में तकनीकी सलाहकार बोर्ड के बारे में आपको बताया जाएगा, है ना। ASU D टैब करके इसमें लिखा होगा एक चीज, है ना। तो ASU D टैब क्या चीज होता है, ये तुम्हारा तकनीकी सलाहकार बोर्ड जो है ना, ASU D टैब, इसको लिख लीजिए। ASU D टैब का मतलब औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड इसको बोलते हैं। नहीं, औषधि, ASUD मतलब औषधि, T से टेक्निकल, A से एडवाइजरी, B से बोर्ड। औषधि टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड। ये बोर्ड क्या करता है, ASU औषधियों के तकनीकी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए। टेक्निकल इशू मान लो कोई आ गया तो सरकार को ये क्या करेगा, बोर्ड कोई सजेशन देगा, ठीक है ना। तो ASU D टैब याद रखिएगा ना। फिर एक आता है इसमें थर्ड C के तहत, एक आता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है ना, जो एनालिसिस करते हैं। सब अधिकारी हैं यार, क्या कर सकते, नाम बस याद रख लेना। और 3 के तहत इंस्पेक्टर होता है ना, देखिए ड्रग इंस्पेक्टर, जो पूरा निरीक्षण करेगा ड्रग का, कहाँ पर मिलावट वाली है, कहाँ पर क्या है, सब चीजें। और पेटेंट, इसमें क्या है, प्रोप्राइटरी ASU, जो अपन दवाई बेचते हैं, डाबर, झंडू, जो भी है ना, तो ये सेक्शन 33G के तहत ये सब चीजें इसमें प्रोप्राइटरी ASU ड्रग्स में, है ना। अब प्रमुख निषेध की प्रोहिबिशन देख लीजिए, कुछ पॉइंट इसके समझिए। तो निषेध में क्या आता है कि ये नियम है 33EC, है ना, आफ्टर गजट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जब निकल जाता है उसके बाद का। इसमें क्या होता है देख लीजिए, फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस ब्रांडेड एडल्टर्ड और स्प्यूरियस ड्रग्स, मिस ब्रांडेड, ठीक है, जैसे नहीं जूता अपन पढ़ते हैं एडिडास, AB दास, ऐसा करके कोई लिखते, समझ रहे हो ना, लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो मिस ब्रांडेड एडल्ट है मिलावट वाला, कि पता चला आयुर्वेद की दवाई में एलोपैथी
मिला के घोट के दे रहे हैं लोग, ऐसा भी चलते हैं कि उनको पता चल के एनाल्जेसिक डाल दी, भाई साहब आराम हो गया उसको, है ना, ऐसा होते हैं बिल्कुल पहले के लोग करते। और फिर क्या होता है, स्प्यूरियस, बिल्कुल नकलची टाइप के जो लोग रहते हैं, है ना, वो पेटेंट ड्रग विदाउट इंग्रेडिएंट लिस्ट। मान लो किसी ने ड्रग पेटेंट कर, लेकिन उसमें कोई इंग्रेडिएंट लिखा ही नहीं कि भाई इसने डाल के रखा, पर्ची नहीं डली है, ठीक है ना। ब्रेक एनी रूल या प्रोविजन, जिसने किसी नियम को तोड़ा है, किसी प्रोविजन को तोड़ा हुआ है, ठीक है ना। ड्रग मेड इन वायलेशन ऑफ एक्ट, अब मान लो किसी ने बनाया कि भैया तुमको पुनसवन वाला दवाई नहीं देना है, सरकार ने बोला है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट बना दिया, तो तुम क्लेम नहीं करोगे दवाई खिला देंगे तो लड़का होगे, दवाई खिला देंगे तो लड़की होगी वाला। अब तुम कसम खा के आओगे मैं तो सरकार के विरुद्ध ही जाऊंगा, दवाई बेचूंगा सही, तो फिर आगे सजा भी मिलेगी उससे क्या अनुकूल, ठीक है ना। छूट किसको मिलती है, एग्जेम्पशन किसको मिलता है, छूट में वही लिखा है, डज नॉट अप्लाई टू वैद्य या हकीम फॉर देयर पेशेंट। अब मान लो कोई डॉक्टर खुद दवाई बनाता है, पेशेंट को देता है, तो इतना दिक्कत नहीं, है ना। प्रवर्तन जो है, इन्फोर्समेंट जो है, जो सारी चीजों को लागू करवाता है, नियम बनाते हैं। कुछ कुछ नाम आपको देखें, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ये सब नियम, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लो ऐसा कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेक्शन 25 अप्लाई टू एसयू ड्रग्स, है ना। फिर है अभियोजन बंदी, अब ये इंस्पेक्टर का होता है ना, मजिस्ट्रेट का रोल होता है। अब जैसे मान लो किसी ने नकली दवाई बेची, उसको पकड़ के ले गए, तो अभियोजन, प्रोसिक्यूशन, जो आपका केस चलेगा, तो ये लोग देखेंगे, है ना। फर्स्ट क्लास या हायर क्लास का अधिकारी होना चाहिए। जनरल पावर मिसलेनियस करके लिखा है, नियम बनाने की शक्ति होती है, बिल्कुल, है ना। अनुसूची संशोधन है, अमेंडमेंट जो होते हैं, है ना। एक सरकार अभी अमेंडमेंट की है कि कुछ दवाइयों को उन्होंने, जो अपन पढ़ेंगे मतलब नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इसके बाद जस्ट आएगा, उसमें कुछ दवाइयां जैसे मॉर्फिन, तो उसको अब उन्होंने बोला कि साइकोट्रोपिक ड्रग नहीं है भाई, किसी की जान बचानी है तो भी मॉर्फिन देना है। तो अगर सही प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो आप किसी पेशेंट को दे सकते, अदरवाइज नहीं, है ना। तो ये, चलिए, तो फिर यहाँ पर है निर्देश देने की शक्ति और सरकारी विभागों पर लागू करना, कैसे क्या लागू करना है, ये सब चीजें इसमें आए। सलाहकार और जो है परामर्शदात्री बोर्ड, जो अपन ने पढ़ा, एडवाइजरी कंसल्टेटिव, दो बॉडीज हैं, एएसयू डी टैब, है ना, एएसयू डीसीसी करके, है ना। डीसीसी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। डीसीसी मतलब ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। डी टैब के तो अपन बता ही दिए थे ना। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो होती है, इसका क्या काम होता है, पूरे भारत में एक्ट के एक समान प्रशासन को सुनिश्चित करना, एक समान नियम लागू हो, ये कौन सुनिश्चित करेगा, डीसीसी, ठीक है ना। और तकनीकी सलाहकार बोर्ड क्या करता है, जो अपन डी टैब पढ़े थे, तकनीकी मामलों में सरकार को सलाह देना, मतलब कोई टेक्निकल पेज फंस गया, तो यहाँ पर लीगल और ये सारे लोग होते हैं बड़े बड़े, तो उनको सजेस्ट कर, यानी नीचे लिखा भी है, यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करना है, पूरे देश भर में एक समान लागू करना है। मैक्सिमम 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें एम्प्लॉय हो सकते हैं और एक क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का बंदा होगा, ठीक है ना। अब औषधि वर्गीकरण 3 प्रकार से उन्होंने दवाई का वर्गीकरण किया। एक मिस ब्रांडेड है, पता है, कुछ दवाई अंदर कुछ और है, ब्रांड कुछ और है, जैसे नकली वाली बेचते रहते हैं, आपने देखा होगा, चिपका के सेम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, पता चला कि वही वही जैसा लग रहा है, रहता है ना, देखे होगा इसी चीज, तो वही है, तो मिस ब्रांडेड है,
कि विजुअली लोकेटेड टू हाइड डैमेज्ड रॉन्ग लेबल फॉल्स क्लेम्स एंड डिजाइन। अब तुम पूरा कॉपी करके बैठे हो दूसरे के डिजाइन, है ना, तो ये मिस ब्रांडेड हो गया। फिर हो गया तुम्हारा एडल्टर्ड, मिलावट वाला है, फिल्थ, डिकम्पोज्ड, है ना, फाइल्स, और है कंटेनर इनकरेक्ट कलर क्वालिटी रिडक्शन, ये सब चीजें कलर क्वालिटी वगैरह के साथ, मतलब अगर आपने जो होना चाहिए कलर वो नहीं हो रहा है, सारी चीजें, और मिलावट आपने कुछ कर दी उटपटांग चीजों की, प्रिजर्वेटिव कुछ ऐसे डाल दिए जो नुकसान कर सकते हैं, तो वो सब चीजें इसमें। और आता है स्प्यूरियस, नकली जिसको बोलते हैं ना, इसमें क्या है, इमिटेशन सोल्ड अंडर अनदर नेम, मतलब किसी का तुमने फार्मूला चुराया दूसरे नाम से बेच रहे, समझ रहे हो, ये वाले लोग। नेशनल मैन्युफैक्चरर कंप्लीट पार्शियल या सब्सिट्यूट, तो मेन ये समझ लेना कि किसी की दवाई को आप दूसरे नाम से बेच रहे हो, नकली वाला काम कर रहे हो, तो ये है। औषधि एवं दंड, जो पेनल्टी और पनिशमेंट देख लो भैया, सजा का प्रावधान है जबरदस्त तरीके से। ऑफेंस मतलब जो अपराध किया गया, और पनिशमेंट का मतलब दंड। ऑफेंस क्या है, गुनाह क्या है, एडल्टर्ड और नो लाइसेंस, मतलब कोई दवाई बना रहा है बिना लाइसेंस है, या मिलावट खोरी का काम कर रहा है, एडल्टरेशन कर रहा है, तो सजा कितनी मिलेगी, 1 वर्ष की सजा और न्यूनतम 2,000 रुपए का आर्थिक दंड। यार कम सजा है, तो 1 साल की सजा, राजन ही सजा समझ लीजिएगा, 2,000 रुपए का आर्थिक दंड। स्प्यूरियस वाला है कि दूसरी दवाई के दूसरा नाम चिपका के बेच रहा है, तो भैया सजा 3 साल तक, न्यूनतम एक, मतलब 1 से 3 साल रहेगा, न्यूनतम 1 और मैक्सिमम 3 साल, है ना। और आर्थिक दंड है 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज का पेनल्टी। समझ में आया, मतलब किसी ने लाइसेंस ही नहीं लिया है, या एडल्टर्ड ड्रग बेच रहा है, उसको 1 साल की सजा, 2,000 का जुर्माना। अब कोई बंदा है जो स्प्यूरियस ड्रग बेच रहा है, नकली वाला माल चिपका रहा है, उसको 3 साल तक मैक्सिमम सजा है और 5,000 रुपए का दंड है। तीसरा, अदर वेरिएशन ऑफ प्रोविजंस, रूल्स या कंडीशन, है ना, कि मतलब अगर हमने नियम तोड़े, जो भी कंडीशन सरकार ने रखी है उसको आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है ना, तो 3 माह तक की सजा और 500, छोटो सा दंड, 500 रुपए का दंड कर सकते, ठीक है ना। जैसे सरकार नहीं लिखती है कि आपको, जैसे मान के चलो कोई सिगरेट बेचता है तो लिखना चाहिए आपको कि भैया स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस, अब नहीं लिखोगे तो पकड़ ही ले आएंगे। मतलब दवाई की अगर संदर्भ में बात करो कि कोई लिखना चाहिए, मान लो कोई टॉक्सिक दवाई लिख दिया तुमने, मान लो तुमने विष औषधि डाल दी, अब तुमने नहीं लिखा कि बिना डॉक्टरी परामर्श के मत लो, तो भैया दिक्कत है ना। तो ऐसे स्पीरियस वाले में देख लो भाई, 3 साल तक की सजा और 500 रुपए तक का दंड विधान, ऐसा करके बता रहे हैं। अब आ गया अदर वेरिएशन में, डबल डबल कर रहा है, नीचे आ जाओ। सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, मतलब किसी ने अपराध किया, मान लो एक बार तुमने बदमाशी करी और पकड़े गए, अगेन तुम वही फिर से अपराध कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैंने होता नहीं कि आजकल कोरेक्स बेच रहा है, पकड़ा गया, छूट गया, जब फिर से बेच रहा है, तो भाई साहब डबल पनिशमेंट मिलेगा उसको, समझ रहे हो ना, 2 टाइम पनिशमेंट मिलेगा। 33, मतलब स्टॉक फॉर फीचर करके भी आता है, जब्त कर लेगा सब कुछ जो भी उसका वो रहेगा, है ना। अब इसमें कुछ आपको शेड्यूल में लिखवा देता हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप लिख लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, तो याद रखिएगा कि देखो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पारित हुआ 1940 में और लागू हुआ 1945 में। एक चीज ध्यान रखना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब लागू हुआ, डीएनसी एक्ट, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पारित हुआ, सवाल में जाना, पारित हुआ कब, 1940 में, लागू हुआ कब, 1945 में। समझ में आया ना, सवाल की प्रकृति समझिएगा,
सवाल पूछा जाए कि भैया बताओ डीएनसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पारित हुआ, तो आंसर पारित मतलब संसद में पारित हुआ कि ये नियम कायदे सब बनाए जा रहे हैं 1940। लागू कब हुआ, 5 साल लगे। कुछ महत्वपूर्ण स्केड्यूल्स जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। शेड्यूल टी याद रखना, हालांकि मैं कहीं एक पीडीएफ बना के उसको डालूंगा कहीं कहीं। शेड्यूल टी याद रखिएगा। टी क्या शेड्यूल बताता है, इसमें लिख लीजिएगा कि एएसयू ड्रग्स के लिए जीएमपी का दिशा निर्देश बताया है। एएसयू मतलब आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए। जीएमपी निर्देश मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब कैसे अच्छी दवाई बनाना है आपको, स्टैंडर्डाइज वो बताएगा। ठीक है। शेड्यूल E1 शेड्यूल E1 क्या कहता है कि आयुर्वेदा सिद्ध और यूनानी प्रणालियों के तहत विषाक्त पदार्थों की सूची, पॉइजनस सब्सटेंस की सूची, पॉइजनस ड्रग लिख लेना, पॉइजनस ड्रग की सूची, है ना, कौन कौन सी ड्रग विषैली, तो टी हो गया, E1 हो गया, एक लिखिए शेड्यूल एम बच रहा है ना, एम और H1 H2, शेड्यूल एम लिखिए। शेड्यूल एम क्या बताता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी इंपॉर्टेंट है। एलोपैथिक दवाइयों के लिए जीएमपी बताएगा। आयुर्वेद के लिए जीएमपी किसमें आ रहा था, शेड्यूल टी में। इसमें एलोपैथी के लिए जीएमपी बताया। शेड्यूल H1 H2, H1 एंड H2 करके लिखते हैं ना। शेड्यूल H1 H2 खास है कि वे दवाएं जिन्हें केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे पर ही बेचा जा सकता है, मतलब वो दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जानी चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ड्रग्स नहीं बेची जानी चाहिए, समझ रहे हो ना। यस, H1 H2 दोनों का कॉम्बो है। एक हम आप लोगों को ड्रग एंड कॉस्मेटिक शेड्यूल से रिलेटेड एक पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, और डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। सारा नहीं करना है क्योंकि XYZ बहुत सारे हैं, ठीक है ना। H1 काफी इंपॉर्टेंट है। H1 में क्या है कि मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स आती है शेड्यूल H में आता है, जो हमने लिखवाया ना H, उसको H कर लेना, कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचना, है ना। H1 H2 जो होते हैं, H1 में क्या रहता है कि थर्ड और फोर्थ जनरेशन की एंटीबायोटिक्स, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, है ना। स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपिंग इज रिक्वायर्ड बाई फार्मासिस्ट, मतलब अगर ये देगा तो उसके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई हमने किसको दिया है, समझ रहे हो ना। तो बाकी का हम उसमें डाल देंगे, तो कुछ आप लोग देख लीजिएगा।